पर्दे के पीछे चलने वाली कूटनीति सिर्फ शांति के लिए नहीं होती है, बल्कि कई दफा उसका मकसद दुश्मन की तबाही होता है। पश्चिमी एशिया के भूगोल को हमेशा के लिए बदलने की साजिश रची जा रही है, जिसके लिए वॉशिंगटन और तेल अवीव मिलकर खतरनाक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, जिससे आने वाले कुछ घंटों में ईरान की जमीन पर बारूदी भूचाल आ सकता है, जिससे झटके पूरी दुनिया महसूस करेगी। क्योंकि अरब में अमेरिका सबसे बड़ा ऑपरेशन कभी भी शुरू कर सकता है, जिसमें फ्रंट लाइन पर अमेरिका रहेगा तो सीक्रेटली प्रवेश करेगा इजराइल, जिसके मोसाद एजेंट अभी तक का सबसे बड़ा मिशन शुरू कर सकते हैं। अब अमेरिका फ्रंट लाइन पर आकर हमले करेगा और इजराइल युद्ध में सीक्रेटली प्रवेश करेगा। अगर अमेरिका आसमान से बम बरसाएगा तो इजराइल ईरान में घुसकर तबाही मचाएगा। अमेरिका की नेवल फोर्स हॉर्मुज की तरफ बढ़ेगी, जबकि इजराइल के मोसाद कमांडो बैते रहबरी पर कब्जा करेंगे। इस मुलाकात पर सबकी नजरें रहेंगी। इसमें 3 अहम मुद्दे हो सकते हैं। पहला मुद्दा ईरान से युद्ध, दूसरा मुद्दा अरब देशों की सुरक्षा, तीसरा मुद्दा लेबनान से युद्ध विराम। हालांकि सबसे बड़ा मुद्दा ईरान ही रहने वाला है, क्योंकि अमेरिका वहां हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान में इजराइल सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इसके लिए मोसाद को टास्क दिया गया है। उसके एजेंट ईरान में घुसकर भारी तबाही मचा सकते हैं और उनके टारगेट पर ईरानी ट्रंक लाइन है, जहां वो विस्फोट कर सकते हैं। पहला टारगेट IG-89 गैस पाइपलाइन है, जो असलुयेह से तुर्की बॉर्डर तक जाती है। इसकी लंबाई है 1863 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर है IG-83 गैस पाइपलाइन, जो साउथ पार्ट स्टेशन से तबरीज तक जाती है और इसकी लंबाई है 1267 किलोमीटर। इसके बाद मोसाद एजेंट गैस पाइपलाइन IG-8011 को तबाह कर सकते हैं, जिसकी दूसरी असलुयेह डिपो से तेहरान तक 1200 किलोमीटर की दूरी है। और चौथे नंबर पर आता है IG-84 पाइपलाइन। ये असलुयेह से इस्फहान तक गैस पाइप सप्लाई करती है और इसकी लंबाई है 1145 किलोमीटर। IG-81 पाइपलाइन असलुयेह से अस्तारा तक गैस सप्लाई करती है और इसकी लंबाई 1103 किलोमीटर है। इन सभी पाइपलाइन पर हमले करके मोसाद एजेंट ईरान में बड़ा गैस संकट पैदा कर सकते हैं। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ दिन पहले कहा था, ईरान को किसी भी परिस्थिति में न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने दिए जाएंगे। ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने तबाह करने के लिए इजराइल बड़ा ऑपरेशन शुरू करेगा। इजराइल ने सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। इसके लिए 4 लेयर डिफेंस बनाया गया है। पहली लेयर में डिफेंस सिस्टम थार्ड और पेट्रियट लगाए गए हैं, जिनकी रेंज 200 किलोमीटर है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर करने के लिए तैनात है। दूसरी लेयर में इजराइल का सबसे विश्वसनीय डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की कई यूनिट लगाई गई हैं। डोम की रेंज 70 किलोमीटर है और इसके जरिए इजराइल शॉर्ट रेंज ड्रोन और रॉकेट इंटरसेप्ट कर सकता है। तीसरी लेयर में एरो का दूसरा और तीसरा वर्जन लगाया गया है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। ये मीडियम रेंज ड्रोन और मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकता है। जबकि चौथी और आखिरी लेयर में डेविड स्लिंग का एडवांस वर्जन लगाया गया है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। ये ईरान के एयरक्राफ्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकता है। ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए अमेरिका का पहला लक्ष्य यूरेनियम पर कब्जा करना है। इसके बाद दूसरा लक्ष्य ईरान की मौजूदा लीडरशिप को खत्म करना है। तीसरा लक्ष्य ईरान में तख्ता पलट करके अपनी कंट्रोल वाली सरकार बनाना है और चौथा लक्ष्य ईरान के तेल गैस ठिकानों पर कंट्रोल करना है। खाड़ी के देशों को अमेरिकी वादों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं बचा। इराक हो या ओमान, हर कोई अपने तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए वॉशिंगटन नहीं बल्कि तेहरान में मुज्तबा खामेनेई के आगे अर्जी लगा रहा है। उधर किर्गिस्तान से चीन और रूस ने ईरान के पीछे अपनी कूटनीतिक ढाल खड़ी कर दी है, जिससे बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप अब खुलकर धमकियों पर उतर आए हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि हॉर्मुज की चाबी किसके पास है आखिर, और इसी रिपोर्ट में हम आपको ये सारी बातें बताने वाले हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि उसने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले MT लाविन नाम के व्यापारी जहाज को बढ़ने से रोक दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस के मुताबिक चालक दल को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन आदेश नहीं मानने पर जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया गया। इस बीच IRGC से जुड़ी फार्स न्यूज एजेंसी ने एक और बड़ा दावा किया। ओमान की खाड़ी से गुजर रहे एक LPG टैंकर पर भी सेंटकॉम ने हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक सेंटकॉम ने 2 मिसाइलें दागी, जिससे जहाज का इंजन रूम क्षतिग्रस्त हो गया और चालक दल के 2 सदस्यों की मौत हो गई।
ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक हॉर्मुज के सवाल को सुलझाने के लिए ओमान का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचा। दोनों देशों के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के संचालन और समन्वय पर बातचीत हुई। इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने भी तेहरान की यात्रा की और अनुरोध किया कि इराकी तेल टैंकरों की हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाए। वॉर जोन से एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। सवाल यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का असली कैप्टन कौन है, ट्रंप या मुश्तबा? खाड़ी देशों को अब सिर्फ अमेरिकी भरोसा काफी नहीं लग रहा। समुद्र में अमेरिका के युद्धपोत हैं, फिर भी खाड़ी के देश तेहरान के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। खाड़ी के देश अपने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान से सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। हॉर्मुज के प्रबंधन पर बात करने ओमान का प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचा। इराक ने भी अपने तेल टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही का आश्वासन मांगा। टैंकरों की सुरक्षा के सवाल पर तेहरान अब कूटनीति का केंद्र बनता दिख रहा है। हालांकि हॉर्मुज में अमेरिका की नाकाबंदी जारी है। खाड़ी देशों को अमेरिका की गारंटी पर बिल्कुल यकीन नहीं है। बिश्केक में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी और रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव के साथ अलग अलग बंद कमरों में मैराथन बैठकें की। इन वार्ताओं के बाद मॉस्को और बीजिंग दोनों ने खुलकर ईरान को कूटनीतिक समर्थन दे दिया। रूस और चीन ने हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड और सैन्य हमलों को सीधे तौर पर गैर कानूनी, एक तरफा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भले ही उन्हें लगता है कि चीन या रूस अभी ईरान के साथ युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन अगर वो इस जंग में कूदे तो ये उनके लिए बहुत बुरा साबित होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट में सिर्फ जहाज नहीं चल रहे, दुनिया की बड़ी ताकतों की कूटनीति भी नई दिशा में बढ़ रही है। ईरान, रूस और चीन का त्रिकोण बन गया है जो ट्रंप को परेशान कर रहा है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में अमेरिका के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हुई। ईरान ने अमेरिकी समुद्री नाकाबंदी को गैंगस्टर एक्शन करार दिया। अब्बास अरागची ने रूस के प्रतिनिधिमंडल के साथ अलग बैठक की। इसके बाद चीन के प्रतिनिधिमंडल के साथ भी अहम बातचीत हुई। इन बैठकों के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और रूस को खुली चेतावनी दे डाली। अब सवाल यह है कि क्या किर्गिस्तान से अमेरिका के खिलाफ एक नया कूटनीतिक गठबंधन बन गया है? एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन अगले सप्ताह एक उच्च स्तरीय बैठक की तैयारी में है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए संभावित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गठबंधन पर चर्चा हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार इस बैठक में पश्चिमी देशों के रक्षा मंत्री और क्षेत्रीय देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। रूस को अपनी जिस अभेद्य मिसाइल डिफेंस प्रणाली पर गुमान था, आज उसी रूस की सरजमी पर यूक्रेन के स्वदेशी ड्रोनों ने महाविनाश की नई कहानी लिख दी है। क्या जेलेंस्की के मेड इन यूक्रेन ड्रोन ने जंग का रुख 180 डिग्री मोड़ दिया है? मॉस्को के ई-कॉमर्स हब से लेकर एंजल्स एयरबेस तक हर तरफ सिर्फ तबाही और धुएं का मंजर है। क्या अब युद्ध सीधे पुतिन के घर तक पहुंच चुका है? देखिए इस रिपोर्ट। यूक्रेन ने रूस के सारातोव में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एंगल्स 2 एयरबेस की सैन्य इकाई पर हमला किया। ये हमला एंगल्स 2 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर एयरबेस पर लंबी दूरी के ड्रोन से बड़े पैमाने पर किया गया। एंगल्स एयरबेस यूक्रेन की फ्रंट लाइन से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद रूस ने नोवरोसिस्क में रूस के सबसे बड़े काला सागर तेल टर्मिनल शेस्खारिस पर ड्रोन से हमला किया। हमले की वजह से कच्चे तेल की लोडिंग को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया। शेस्खारिस ऑयल टर्मिनल यूक्रेन के नियंत्रण वाले इलाकों और मुख्य फ्रंट लाइन से लगभग 400 से 500 किलोमीटर दूर है। रूस के येकातेरिनबर्ग पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए ई-कॉमर्स कंपनी वाइल्डबेरीज के एक लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस को निशाना बनाया। येकातेरिनबर्ग यूक्रेन की फ्रंट लाइन से लगभग 1600 से 1750 किलोमीटर की सीधी दूरी पर है। यूक्रेन के मुताबिक वाइल्डबेरीज वेयरहाउस का रूसी सेना से सीक्रेट कनेक्शन है। वाइल्डबेरीज वेयरहाउस का इस्तेमाल रूसी सेना अपने हथियार छिपाने के लिए करती है। वाइल्डबेरीज के ट्रकों में नागरिक सप्लाई के नाम पर हथियार सप्लाई होते हैं। वाइल्डबेरीज के वेयरहाउस सैन्य उपकरणों और पार्ट्स की डिलीवरी करता है। ये रूस के वॉर लॉजिस्टिक्स का एक अहम हिस्सा है। वाइल्डबेरीज रूस का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इस पर हमले का मतलब है रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था पर चोट करना। येकातेरिनबर्ग में यूक्रेन की सीमा से 1700 किलोमीटर दूर ओराल में स्थित वाइल्डबेरीज वेयरहाउस के पार्किंग और लॉजिस्टिक्स परिसर पर ड्रोन हमला किया।
सेंट पीटर्सबर्ग में 2 विशाल लॉजिस्टिक्स केंद्रों को निशाना बनाया। उस हमले में दोनों केंद्र ठप हो गए। मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टाल में वितरण केंद्र पर ड्रोन हमला किया गया। ऐसे ही क्रीमिया में वाइल्ड बेरीज के सॉर्टिंग सेंटर को ड्रोन अटैक में नष्ट कर दिया गया। वोरोनिस्क के लॉजिस्टिक्स केंद्रों की छतों और परिसरों को निशाना बनाया गया। क्रास्नोदर और स्तावरोपोल में बड़े वेयरहाउस भी निशाना बने। ऐसे ही बेलगोरोद में बड़े पैमाने पर हुए ड्रोन हमलों में कमर्शियल लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी वेयरहाउस क्षतिग्रस्त हुए। यूक्रेन के हमलों से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सब्र अब पूरी तरह से टूट चुका है। मॉस्को से मिले संकेतों और खुफिया इनपुट ने यह साफ कर दिया है कि अगले 48 घंटे यूक्रेन के इतिहास के सबसे खतरनाक घंटे साबित हो सकते हैं। कीव समेत पूरा यूक्रेन बड़े संकट में घिर सकता है। वो संकट क्या है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जान लीजिए। कि यूक्रेनी इंटेलिजेंस यूनिट को सीक्रेट इनपुट मिले हैं कि क्रेमलिन बहुत बड़े हमले की तैयारी में है। क्या मुज्तबा खामेनेई के नए फरमान से अब ईरान आधिकारिक रूप से परमाणु बम बनाने की राह पर निकल चुका है? अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के ताज़ा खुलासे ने पूरे वॉशिंगटन और इजराइल को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट दावा कर रही है कि ईरान का नया कट्टरपंथी नेतृत्व अपने पुराने सुप्रीम लीडर की हिचकिचाहट को खत्म करके हर हाल में एटम बम हासिल करना चाहता है। मुज्तबा के इसी न्यूक्लियर प्रण की वजह से अब ट्रंप जंग में बारूद झोंकते नजर आ रहे हैं। कि क्या ईरान आधिकारिक तौर पर परमाणु बम बनाने के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुका है? क्या मुज्तबा खामेनेई अपने पिता आयतुल्लाह अली खामेनेई की उस दशकों पुरानी नीति को हमेशा के लिए दफन करने जा रहे हैं, जिसने तेहरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोक रखा था? और क्या यही वो असली वजह है जिसके चलते अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ जंग में बारूद डालते जा रहे हैं? अली खामेनेई लंबे समय तक सार्वजनिक रूप से परमाणु हथियार विकसित करने के खिलाफ रहे, लेकिन मौजूदा आकलन कहता है कि मुज्तबा खामेनेई परमाणु हथियार विकसित करने के लिए जी जान लगा देंगे। सबसे पहले समझिए 2015 का JCPOA समझौता। अमेरिका और ईरान के बीच हुई इस डील के तहत ईरान को सिर्फ 3.67% तक यूरेनियम संवर्धन की अनुमति थी, यानी सिर्फ उतना ही संवर्धन जितने से बिजली बनाई जा सके। लेकिन 2019 में ईरान ने यूरेनियम संवर्धन 20% के स्तर तक पहुंचा दिया। फिर अमेरिकी रिपोर्ट में पता चला कि ईरान 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है और अब दावा किया जा रहा है कि ईरान में करीब 1000 पाउंड संवर्धित सामग्री हो सकती है। सबसे बड़ा डर 90% यानी हथियार ग्रेड स्तर तक यूरेनियम संवर्धन का है, जहां से परमाणु बम बनाने का रास्ता खुल जाएगा। अगर ईरान इस सीमा तक पहुंचता है तो मध्य पूर्व की ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा और दुनिया के सामने परमाणु शक्ति संपन्न ईरान होगा। सुपर प्राइम टाइम में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इरबिल एयरपोर्ट के पास अमेरिकी बेस पर हमला होने की खबर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आपके सामने, और ड्रोन हमलों से दहला है यूएस बेस। अरब के मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आपके सामने, जिसमें जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि इरबिल एयरपोर्ट के पास अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया। इधर ईरान का प्रॉक्सी हूती सऊदी के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। हूती लड़ाके सिर्फ लाल सागर में जहाजों पर हमले नहीं कर रहे, बल्कि सऊदी की धरती पर बैलिस्टिक मिसाइलों से प्रहार कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में हूती लाल सागर से सटे क्षेत्रों पर कई बार हमले कर चुका है। हूती की आक्रामकता के पीछे का मास्टरमाइंड ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को माना जा रहा है। रिपोर्ट्स है कि मुज्तबा ने खाड़ी देशों के विरुद्ध नया चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसके केंद्र में एक ऐसा प्लान छिपा हुआ है जो कामयाब हुआ तो खाड़ी देश एक ऐसे डेडलॉक में फंस जाएंगे जिसे तोड़ना खुद अमेरिका के लिए नामुमकिन हो जाएगा। हूती के आक्रामक रुख के पीछे ईरान के सुप्रीम लीडर का बड़ा षड्यंत्र है। मुज्तबा का प्लान खाड़ी देशों के लिए डेडलॉक जैसी स्थिति पैदा करना है, ताकि इन देशों के आयात निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सके। मुज्तबा का प्लान खाड़ी देशों के तेल निर्यात को पूरी तरह से बंद करना है। यहाँ एक ऐसा डेडलॉक बनाना है जो खाड़ी देशों का दम घोट दे। ईरान हॉर्मुज़ को पहले ही बंद कर चुका है, लेकिन सऊदी अरब ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए लाल सागर से तेल की सप्लाई कर रहा था। ये 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन सऊदी अरब के अबु कैक से शुरू होकर पूरे देश को पार करते हुए यानबू बंदरगाह तक पहुंचती है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि बहरीन, कुवैत और कतर जैसे देश भी अपना तेल इसी पाइपलाइन के जरिए भेज रहे थे।
सऊदी अरब खाड़ी देशों के साथ मिलकर इस पाइपलाइन की क्षमता बढ़ाने की तैयारी में था ताकि होर्मुज का विकल्प तैयार हो सके, लेकिन हूती ने यहां हमले कर इस तेल निर्यात केंद्र को भी लगभग बंद कर दिया है। यहां सुरक्षित तेल सप्लाई बेहद मुश्किल हो चुकी है। हूती सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहने वाला। रिपोर्ट्स है कि ईरान के इशारे पर हूती हबशान फुजैरा पाइपलाइन पर भी हमले कर सकता है। इसके जरिए यूएई होर्मुज को बाईपास करते हुए तेल की सप्लाई करता है। अगर ऐसा हुआ तो खाड़ी में डेडलॉक जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। खाड़ी देशों से तेल की एक बूंद भी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में नहीं भेजी जा पाएगी। ये शिप सऊदी के यानबू बंदरगाह से रवाना हुआ था और जेद्दा बंदरगाह की तरफ जा रहा था। इस शिप के जरिए सऊदी केमिकल की सप्लाई करता है। जेद्दा पहुंचने से पहले ही हूती ने शिप पर मिसाइलें दाग दी। हमलों में शिप को मामूली नुकसान पहुंचा है। हालांकि शिप का क्रू पूरी तरह से सुरक्षित है। हूती लाल सागर से सटे जीजान शहर पर भी हमले कर रहा है। हमलों के केंद्र में जीजान तेल रिफाइनरी और IRGC पावर प्लांट भी है, जो सऊदी अरब के लिए बेहद अहम है। दरअसल जीजान तेल रिफाइनरी के जरिए सऊदी के दक्षिण पश्चिम और पहाड़ी क्षेत्रों में तेल की सप्लाई होती है। इसके लिए जीजान आभा पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी रिफाइनरी के पास IGCC पावर प्लांट मौजूद है। ये दुनिया का सबसे बड़ा IGCC प्लांट है और इस प्लांट में तेल रिफाइनरी के बचे हुए अवशेषों से बिजली का उत्पादन किया जाता है। पूरे जीजान शहर की बिजली इसी पावर प्लांट पर निर्भर है। अगर इस प्लांट से बिजली सप्लाई रुकी तो स्थानीय फैक्ट्रियां और उद्योग ठप हो जाएंगे। पूरे शहर में ब्लैकआउट हो जाएगा और इसीलिए हूती इस तेल रिफाइनरी और बिजली संयंत्र पर हमले कर रहा है ताकि तेल और बिजली का बड़ा संकट पैदा किया जा सके।